वो साल था 2013। तारीख थी 16 जून। आसमान में घिरे बादल कुछ आसमाने लग रहे थे। 13 जून की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। यह बारिश औसत से काफी अधिक थी। अभी शाम के करीब 7:30 ही हुए थे कि अचानक एक तेज गड़गड़ाहट के साथ ऐसा लगता है मानो आसमान टूट गया हो। बस कुछ ही सेकंडों में पानी की एक विशाल भयावह बेहद डराने वाले शोर के साथ बड़े बड़े पत्थर लिए मात्र 15 सेकंड से भी कम समय में हजारों लोगों को बहा ले गई थी। यह आपदा इतनी भयानक थी कि इससे 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से लगभग 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 4,000 से अधिक लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आज हम बात करने वाले हैं 2013 में आई इस भयानक केदारनाथ आपदा के बारे में। हर साल हजारों की संख्या में उत्तराखंड में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। छोटा चार धाम के नाम से जाने जाने वाले गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के माने तो 16 जून 2013 को उस विनाशक दिन को केदार घाटी में करीब 26,000 लोग मौजूद थे, जबकि करीब 40,000 लोग उस दिन दर्शन कर केदार घाटी से बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की ओर निकले थे। यानी कि उस दिन अगर वहाँ ये लोग रुके होते तो इस त्रासदी का रूप और भी भयावह और विनाशकारी होता। यह आंकड़ा तो बस सरकारी फाइलों में है। आंखों देखी बताने वाले लोग कहते हैं कि यह आपदा इससे कहीं अधिक भयानक और विनाशकारी थी। केदारनाथ घाटी में आई इस भयानक आपदा के कारणों की बात करें तो लोग इस पर भिन्न भिन्न मत रखते हैं। कोई इसे धार्मिक आधार पर समझाता है तो कोई मानवीय गलतियों का अंजाम बताता है। लेकिन वैज्ञानिकों की गहरी रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित चोराबाड़ी झील, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, में अप्रत्याशित ग्लेशियर बर्स्ट के कारण जमा हुए पानी के कारण केदारनाथ फ्लड आया था। वहीं धार्मिक आस्था रखने वाले इसे 330 मेगावाट श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के कारण हिमालय की धात्री देवी के मंदिर के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम बताते हैं। जबकि कुछ पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग इसे सरकारों की लापरवाही का नतीजा मानते हैं। वो इस बाबत तर्क देते हैं कि वर्ष 2000 से 2010 तक केदार घाटी के आसपास लगभग 45 बांध बनाए गए थे, जबकि 119 अन्य बांधों को बनाए जाने की योजना थी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण कार्य भी इसकी वजह बताई जाते हैं। अगर भारतीय सेना नहीं होती तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 90,000 लोगों को नहीं बचाया जा सकता। 16 व 17 जून की वो रातें वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने इस आपदा को झेला था। 13 जून की सुबह से ही मानसून ने काल का रूप ले लिया था। वह रुक रुक कर भिन्न भिन्न हिमालयी इलाकों में अपना असर दिखा रहा था। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि 16 की जून आने तक यह इतना विकराल हो जाएगा। जीवनदायिनी भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी मानो आज जीवन नाशनी का रूप ले चुकी थी। वह अपने चरम उफान पर थी। जो कुछ भी उनके रास्ते में आता वह सब बहा ले जाते। 9 नेशनल हाईवे, 35 स्टेट हाईवे और 2385 लिंक रोड के अलावा 86 से अधिक बड़े मोटर पुल और 172 छोटे बड़े अन्य पुल पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। हजारों की संख्या में घोड़े, खच्चर और मवेशी, 4,000 से अधिक घर, मकान और दुकानें लगभग बर्बाद हो चुके थे। लेकिन सबसे अधिक चिंता तो उन 1 लाख लोगों की थी जो इस आपदा के कारण बुरी तरीके से प्रभावित होकर मौत के मुहाने पर जा खड़े हो गए। न कोई संपर्क था, न कोई सहारा। कोई अपने परिवार से बिछड़ चुका था तो कोई मानसिक संतुलन ही खो बैठा था। 17 जून को सेना के हेलीकॉप्टरों ने केदारनाथ हवाई निरीक्षण किया, जिसके बाद अगले दिन सुबह सेना की एक टुकड़ी को केदारनाथ पहुंचाया जाता है और ऑपरेशन गंगा प्रहार के तहत 5,000 सैनिकों की तैनाती राहत और बचाव कार्य के लिए कर दी जाती है। साथ ही भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 सहित मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को जौहरी ग्रांट हेलीपैड देहरादून पहुंचाया गया। 17-18 जून को भी मौसम कुछ ठीक नहीं रहा। रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद 16 जून को भारतीय सेना ने ऑपरेशन गंगा प्रहार को ऑपरेशन सूर्य होप में अपग्रेड करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सेना की ताकत को बढ़ा दिया। इस ऑपरेशन में आर्मी डिजास्टर रिस्पांस यूनिट, जिसमें की इन्फेंट्री बटालियन, सिग्नल रेजिमेंट, इंजीनियरिंग रेजिमेंट्स, एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन और मेडिकल यूनिट के साथ साथ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई एसेस, स्पेशल फोर्सेज, माउंटेन ट्रूपर्स, पैरा ट्रूपर्स और आर्मी एविएशन फोर्स के 13 हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया था। बाद में इस ऑपरेशन में कुल विमानों की संख्या को 83 कर दिया जाता है, जिनमें से भारतीय वायुसेना के 45, आर्मी के 13 व स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सिविल हेलीकॉप्टर जो हायर किए गए थे उनकी संख्या 25 थी। इन विमानों और हेलीकॉप्टर के यहाँ खराब मौसम और कोहरे के कारण ऑपरेशन को अंजाम देना किसी युद्ध क्षेत्र के अनुभव जैसा था। 25 जून को खराब मौसम के बावजूद राहत और बचाव कार्य में जुड़े भारतीय वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर खराब दृश्य के कारण एक संकीर्ण घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में 5 वायुसेना के जवान, 6 ITBP और 9 NDRF के जवानों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन नहीं रोका और लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। जिसके बाद 28 जुलाई को सेना ने यह पुष्टि की कि केदारनाथ में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस घटना में मरने वालों की
संख्या 580 थी, जबकि 5,778 लापता हैं। वहीं कुल 1,08,653 लोगों को हवाई और पैदल मार्ग से रेस्क्यू कर लिया गया था। सेना की भरकस कोशिश के बाद हजारों जानें तो बचा ली गयी, लेकिन अब सवाल था केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य का। आखिर कैसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर -0 डिग्री से भी कम समय में, -0 डिग्री से भी कम तापमान में एक बिल्कुल तबाह हो चुके स्थान का पुनर्निर्माण का कार्य कैसे किया जाएगा और कौन करेगा? सरकार के लिए कार्य बेहद मुश्किल था, क्योंकि किसी भी सरकारी एजेंसी या संस्था के पास इस कार्य को करने के लिए कौशल या विशेषज्ञता नहीं थी। तब ऐसे समय में कर्नल अजय कोठियाल, जो कि तब नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के डायरेक्टर के पद पर थे, ने सरकार से इस कार्य को करने की जिम्मेदारी मांगी। यहाँ आपको यह जानना चाहिए कि वास्तव में नीम के स्वयंसेवक त्रासदी के समय सबसे पहले राहत और बचाव कार्य में जुटने वालों में से एक थे। इन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई और बचाव और पुनर्निर्माण के कार्य में मदद की। 11 मार्च 2014 को सरकार ने आधिकारिक तौर पर केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य की जिम्मेदारी कर्नल अजय कोठियाल को सौंप दी। अजय कोठियाल ने 300 प्रशिक्षित पुरुषों की एक टीम के साथ केदारनाथ शहर के पुनर्निर्माण कार्य के लिए दिन रात एक कर दिया और रामबाड़ा से केदारनाथ मंदिर के बीच महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण करने में वो सफलता हासिल की। आखिर कैसे इतनी ऊंचाई पर अजय कोठियाल की टीम ने इस रिस्क से भरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? क्या वजह थी कि कर्नल अजय कोठियाल कहीं रातों तक नहीं सो पाए? जानने के लिए बने रहिए। अगले पार्ट में हम आपके साथ इन्हीं तथ्यों के साथ फिर से मिलेंगे।